दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती। आज मैं आपको ये न्यूज़ आप लोगों के पास भी पहुंची ही होगी क्योंकि सब लोग न्यूज़ से जुड़े हुए हैं आजकल। तो एनसीईआरटी के बुक से, पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे चीज़ों को निकाला गया है दैट मीन्स नोचा गया है। इतिहास के पन्नों को नोचा गया है। मैं इसी संदर्भ में आज बात करना चाह रहा हूँ। और मैं जो ये कड़ा शब्द यूज़ किया, नोचा गया है, वो मेरी राय है। मैं उस तरह से उस चीज़ को समझ रहा हूँ, इसलिए से मैं अपनी राय उस रूप में रख रहा हूँ। दोस्तों, इतिहास बनाने की चीज़ होती है। इतिहास से सीख लिया जाता है। इतिहास के दोनों पहलू हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। जो अच्छे हैं, जो अच्छी इतिहास हमारी रही है, उससे हम सीख ले सकते हैं। और जो बुरा इतिहास हमारा रहा है, उसे दोहराया ना जाए, उससे भी हम ये सीख ले सकते हैं कि जो हमारा इतिहास बुरा रहा, उसे भी दोहराया ना जाए। और जो इतिहास हमारी अच्छी रही, हम उससे सीख ले करके आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास का मतलब तो शायद मेरे हिसाब से मैं इतना यही समझता हूँ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना ये कहीं से उचित मुझे नहीं लगता है। उससे पहले मैं एक अपनी टिप्पणी रख दूं। आजकल टीवी, मीडिया, मोबाइल, पेपर, न्यूज़पेपर, हर जगह एक ही जो अभी यूपी में जो घटनाक्रम घटा है, उसी की चर्चा ज़्यादा हो रही है हर जगह। उस पर जो मेरी राय बनी है, उस बारे में सिर्फ 2 लाइन बोल करके मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। अतीक अहमद नाम का जो व्यक्ति है, खैर उसके बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि वैसे व्यक्ति को जीने का कोई हक भी नहीं है। जो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को सताया हो, मारा हो, मर्डर किया हो, बहुत लोगों के ज़मीन हड़पे हों, और ये सब करके अपनी बादशाहत कायम की हो, तो वैसे लोगों को जीने का हक नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जो तरीका अभी जो हुआ, शूट आउट वाला जो मैटर अभी 2 दिन 3 दिन पहले की है, मैं उसे भी सही नहीं ठहराता हूँ। अगर इस तरह का होने लग गया, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में भी कोई आकर धाएं गोलियां चलाकर मर्डर कर दे खुलेआम, तो फिर ये कानून व्यवस्था का मैटर बन जाता है। फिर इसे हम रूल ऑफ लॉ नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे हमारी प्रशासन, राज्य दोनों फेल हुए हैं। रास्ता हमारा ये बनता है संवैधानिक। ठीक है, वो आदमी बहुत ही गुंडा किस्म का था, डॉन था, तो उसकी सुनवाई चल रही थी। पिछले कुछ दिनों पहले एक केस में उसे उम्र कैद की भी सज़ा सुनाई गई। ऐसे मैटर में सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखना चाहिए और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजाए मौत के मुकाम तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन इस तरह से खुलेआम रोड पे मर्डर करना, और वो भी जुडिशियल कस्टडी में, तो यहाँ पे नकारापन और निकम्मापन दिखाता है सरकार के मतलब सरकार की तरफ से जो अरेंजमेंट था, जो एसओपी होना चाहिए था, वो शायद उसे फॉलो नहीं किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग हैं इस तरह के डॉन किस्म के लोग जो हैं, जो अपने भय से भयाक्रांत करके रखते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को। कोई उसके खिलाफ 2 शब्द बोलने के लिए नहीं मिलेगा, कोई गवाह देने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों का खात्मा जरूरी है, लेकिन संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से।
तो और जो भी और भी बच्चे लोग हैं उनके लिए भी ये संवैधानिक तरीका अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि हाँ सरकार विभेद कर रही है, किसी को टारगेट करके पूरा उसके पीछे लग जाया गया है और जो कुछ और हैं बचे हुए उनकी कोई कार्रवाई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा एक आम नागरिक होने के नाते हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, हमें कार्रवाई बराबर रूप से दिखना चाहिए। तो मैं इस मैटर को यहीं पे क्लोज़ करता हूं, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, दिन भर मीडिया में यही चलता है, डिबेट भी इसी विषय पे होता है। इस विषय से इसलिए मैं इस विषय पे 2 शब्द अपने विचार रखे आपके सामने। ठीक है, मैं आ जाता हूं अपने विषय पे, जो NCERT के बुक्स से, पाठ्य पुस्तक से कुछ चीज़ों को निकाला गया है। जैसे मुग़लों के बारे में, उनके कुछ मुग़ल दरबार लगते थे, मुग़ल अदालतें लगती थी। तो ये सारे कुछ अंश जो है 12वीं की कक्षा से निकाला गया है। 11वीं की कक्षा से पाठ्यपुस्तक से थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संस्कृतियों का टकराव, मीन्स कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं। जब मैं पढ़ता था तो ये सारे चीज़ मैं पढ़ा हुआ हूँ, औद्योगिक क्रांति वगैरह। दूसरी है 10वीं की कक्षा से लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये सारे अध्याय हटा दिए गए हैं। मतलब लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो बातें थी वो हटा दी गई है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, हमारा देश जाना है इसीलिए जाता है, विविधता में एकता, भिन्नता में एकता, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इतना विशाल देश है हमारा, आप 1 किलोमीटर भी एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो वहाँ की भाषाएं चेंज हो जाती है। इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी विविधता है, इतने सारे राज्य हैं, सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। ये तो हमारे देश की पहचान है, ये तो पढ़ानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों NCERT ने इसे क्यों निकालना उचित समझा। मुग़लों के बारे में थोड़ा देर के लिए मैं समझ भी लूँ कि चलो ठीक है, विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए अपने समय पे, कुछ गलत काम भी उनसे हुआ है, मंदिरों को तोड़ना वगैरह, इस तरह के बहुत सारे उनसे भी गलत काम यहाँ पे हुए हैं। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि इतिहास इसी को तो कहते हैं जिसमें कि अच्छाई और बुराई दोनों का सम्मिश्रण हो। अच्छाई से सीखेंगे, बुराई को छोड़ेंगे, लेकिन ये जानकारी में तो होनी चाहिए कि इतिहास क्या था हमारा। उस समय को जो आए थे हमारे देश पे आक्रमण किए, तो पता तो चले बच्चों को वो किस तरह के शासक थे, जानना तो चाहिए जी। तो यही मेरा राय है, मैं अपना राय ही व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरी और क्या चीज़ें हटाई गई? गांधी जी की हत्या से संबंधित कुछ अंश हटा दिए गए हैं। इसमें नाथूराम गोडसे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संदर्भ भी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे थे। उसके बाद सरदार पटेल उस समय के गृह मंत्री थे और उन्होंने
आरएसएस पर बैन लगाया, आरएसएस को प्रतिबंधित किया। 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंधित किया और उन्होंने कहा आरएसएस देश के लिए खतरा है, आरएसएस राज्य और सरकार के लिए खतरा है। और 1948 फरवरी 1948 में प्रतिबंध लगाया। तो ये तथ्य हैं, ये सच्चाई है। इसे क्यों हटाना अपनी पुस्तकों से, अपने पाठ्यक्रम से, अपने सिलेबस से? ये हटाकर क्या हासिल हो जाएगा? 11वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद का भी नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। हम लोग बच्चे थे तो तब याद करते थे, पढ़ते थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब वो इतिहास के हिस्सा नहीं रह गए, अब वो इतिहास में पढ़ाया नहीं जाएगा। खैर, और उसमें देखिए और क्या हटाया गया है। 2002 के गुजरात दंगों, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सली आंदोलन भी हटाए गए हैं। 2002 गुजरात के दंगे तो मेरे स्मरण में है, क्योंकि मैं उस समय ग्रेजुएशन में था, यह स्मरण में है। आपातकाल के समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, आपातकाल में जो जो हुआ है वो उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है। और उस समय के जो सत्ताधारी दल थे जिन्होंने आपातकाल लगाया, उसके बाद भी बहुत सालों तक उसी पार्टी की सरकार रही देश में। लेकिन आपातकाल के बारे में जो लिखा गया, जो इतिहासकारों ने लिखा, उसे हटाने, निकालने या इतिहास से नोचने की कोशिश नहीं की गई। आज भी उसके बारे में बातें होती है, डिबेट में बात जब निकलती है तो उस विषय पे बोला जाता है, हमला किया जाता है आपातकाल के नाम को लेकर के। आखिर इतिहास में वो उन सारे चीज़ों को लिखा गया था उस समय, तभी तो आज लोग पढ़ करके सवाल पूछते हैं उस समय के सत्ताधारी दल से कि पढ़ने जानने का हक सभी को है कि कब क्या हुआ था। इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय के जो सत्ताधारी दल थे इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, आज भी मांगते हैं। जब भी ये बहस छिड़ती है तो उस चीज़ के लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन 2002 के अब 1975 का आपातकाल हटाने के चक्कर में ये 2002 के दंगों को भी हटा दिए सिलेबस से। खैर, कोई बात नहीं, ये एनसीईआरटी की बात है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी ने ये सारा चीज़ हटाया है। एक्चुअली एनसीईआरटी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये उनका फैसला है। आप बाद में तय करेंगे कि फैसला सचमुच में उनका है या फैसला किसी और का है। जब ये आप पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे कि इतिहास के पन्नों से किस किस चीज़ को नोचा गया है, किस किस पन्नों को फाड़ा गया है, इतिहास से बेदखल किया गया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनसीईआरटी ने ये सारी चीज़ों को, उसके जो काउंसिल है उन्होंने हटाया है या किसी और ने हटवाया है। मैं किसी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे बोलना है वो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी राय है वो मैं बोल रहा हूँ। राय बनाना आपका काम है। मेरी बातें सुन करके आप भी अपनी राय बना सकते हैं, सही क्या गलत क्या। ठीक है। दूसरी बात, जब 2002 के दंगे हुए थे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने एक लाइन बोला था उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। मजे की बात है कि इसे भी हटा दिया गया, इतिहास से इसे भी हटा दिया गया। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उनकी कविता, जिस तरह से सूर्य नाम है उनका, वो उस तरह से चमक रहे थे उस समय। उनकी कविता में बहुत दम होता था। उनकी भी कुछ कविताओं को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक्चुअली ये बंगाल के रहने वाले थे। मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था। एक्चुअली इनका पैतृक जो घर है, इनके पिताजी उन्नाव से आए थे, यूपी उन्नाव से। तो उस समय वो राजा के यहाँ काम करते थे, राजकीय अधिकारी थे। तो उसी सिलसिले में ये पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में रह रहे थे और वहीं पे जन्म हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताया। उनका जन्म जो है 1897 में हुआ था मेदिनीपुर में। तो उनकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी कविता ने अंग्रेज़ों को बहुत ही मजबूर किया है। तो उनके भी कविता को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। एक फिराक गोरखपुरी हैं, उनके भी सारी चीज़ों को हटाया गया है। एक वेद प्रकाश सिन्हा है। इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को हटाकर एक वेद प्रकाश सिन्हा है, जो कि एक क्राइम नॉवेल राइटर हैं। नॉवेल वगैरह उनकी आती है। वो क्राइम नॉवेल पे ज़्यादा लिखते हैं, क्राइम पे ज़्यादा लिखते हैं नॉवेल वगैरह। तो उनका एक है उपन्यास वर्दी वाला गुंडा। वर्दी वाला गुंडा, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इंटरेस्टिंग है ना। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, इसे भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप सोच सकते हैं शामिल क्या, हटाए तो जो गए हैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको, शामिल क्या किए गए हैं। वर्दी वाला गुंडा वेद प्रकाश सिन्हा का ये शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी के कविता को भी इतिहास के पन्नों से निकाला गया है। उनकी मैं एक कविता लिखा हूँ, शायद यही कविता वजह हो इतिहास के पन्नों से इन्हें बेदखल करने का। एक्चुअली ये कविता बहुत पहले की लिखी हुई है, राजे रजवाड़ों के बारे में लिखी गई है। अब हम ये कविता पढ़ ही देते हैं, आप सुन करके निष्कर्ष निकालिएगा। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बना कर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पहने हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए कवियों ने उन्हें उनके बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला, राजे के समाज का, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की,
कहीं इस कविता ने सत्ताधारी दल को चोट तो नहीं पहुंचाई होगी? ये सवाल है हमारा। कहीं इस कविता ने सत्ताधारी दल को चोट तो नहीं पहुंचाई? ये उस समय की कविता है और उनके कविताओं को अगर आज के डेट में बैन किया जाता है, इतिहास के पन्नों से निकाला जाता है, ये मैं अपना निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी एक चमकता हुआ सितारा रहे हैं हमारे इतिहास लेखन में, कविताओं में, मतलब कविता लेखन में एक चमकता हुआ सितारा थे वो। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उनको अपने अपने समय में, अपने अपने पाठ्य पुस्तक में। तो ये सारा सब कुछ बताने के बाद मेरा ये मानना है, इतिहास बदलने की चीज़ नहीं होती है, इतिहास बनाने की चीज़ होती है। इतिहास बनाइए, नया इतिहास गढ़िए, पुराने इतिहास को मटिया मेट मत कीजिए। इतिहास हमारा बुरा था, भला था, जो भी था, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए उसके साथ। आप अपना एक नया इतिहास बनाइए। इतिहास लेखन चलती रहती है। आज के समय में भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो अनवरत लिखते रहते हैं, रिसर्चें होती रहती है। तो दोस्तों, ये हमारी राय थी, हमारा विचार था जो मैं आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है आप हमारे राय से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आप अपनी राय भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से इतिहास के पन्नों से चीज़ों को नोचते रहेंगे, स्थिति क्या बन जाएगी हमारे बच्चों की जो पढ़ते हैं। मतलब आज से 1 साल पहले कुछ और पढ़े थे, आज उनको कुछ और पढ़ना है। मतलब ये धोबी का जो कुत्ता का बात है, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ऐसी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हमारी तो बात और हमारी अपील तो एनसीईआरटी काउंसिल तक तो जा नहीं सकती है, सिर्फ हम अपनी विचार ही रख सकते हैं। ये हमारा विचार रहा आज का कि इतिहास के पन्नों के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आज हम अपनी बात को समाप्त करते हैं इस विषय पे। धन्यवाद।